सभी बीपीएससी टियर 3 के एग्जाम देने वाले साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रख रहे होंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। आपने हर टॉपिक को बहुत गहनता से पढ़ा होगा, ये भी निश्चित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें चलते चलते पढ़ लेनी चाहिए, यानी कि एग्जामिनेशन एक ऐसी कला होती है जिसमें सब हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और अगर उसे परफेक्शन चाहिए होते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं बातें आपको आज बता रहा हूँ। यानी कि एग्जामिनेशन टियर 3 का अगर आप देने जा रहे हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री के इन पॉइंट्स पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो अच्छे नंबर का मतलब फिर यहाँ पर सिलेक्शन से होगा, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप सेलेक्ट होंगे। दूसरी बात आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको एट ए टाइम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और उनको हमेशा एग्जाम में देख करके जाना चाहिए। तो इन टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, इस पर हम एक एक टॉपिक पर पॉइंट वाइज बात करेंगे, तो इसलिए आप विशेष तौर से इस वीडियो को सेव करके रखिएगा अपने पास। तो टियर 3 का ये बूस्टर डोज लेकर के जाइएगा। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एक चैप्टर आपके सिलेबस में है जिसका नाम है मूल कंसेप्ट। देखिए, मूल कंसेप्ट में आपने जो पढ़ा है वो सब ठीक है, लेकिन मूल कंसेप्ट में क्या चीज और पढ़ करके जानी है, इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। मूल कंसेप्ट के अंदर एक तो आप एवोगैड्रो नंबर से जुड़ी हुई चीजें जरूर पढ़िए। एवोगैड्रोज लॉ को अगर मैं बोलूंगा तो एवोगैड्रोज लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर आप पढ़ करके जाइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। दूसरी चीज़ है कि जो इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला यानी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से अगर आप स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो से अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं तो फिर स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा। तो इन दोनों टॉपिक पर आप विशेष तौर से ध्यान दे करके जाइएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो में आप जो चीज़ देखेंगे वो एग्जामिनेशन में मिलेगी। पुराने एग्जामिनेशन में भी आपने नोट कर रखा होगा कि आखिरकार हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग बहुत फोकस करेंगे। तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर हम लोग मूल कंसेप्ट के बाद चले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, तो यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज बात कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान सुनिएगा आप। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चले आते हो तो बिल्कुल देखना कि क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। चलते चलते जरूर जाते जाते ये देख करके जाइएगा, मानिएगा बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं। कोई भी कहे, एक तो इस जो आपका रिडवर्ग कांस्टेंट है, रिडवर्ग कांस्टेंट पर क्वेश्चन आना है। रिडवर्ग कांस्टेंट यानी कि जहां पर आर की वैल्यू पुट करनी होती है, रिडवर्ग कांस्टेंट पर न्यूमेरिकल आना निश्चित हो जा रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पर भी क्वेश्चन निश्चित है, तो यहाँ पर मैं क्वांटम नंबर नोट कर दे रहा हूँ कि क्वांटम नंबर पर आप फोकस करके जाएंगे। और क्वांटम नंबर के साथ साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्बिटल में डेंसिटी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल का जो रेडियल और की कंडीशन होती है, रेडियल और एंगुलर, इन नोड की भी बात मैं आपसे करूंगा। तो रेडियल और एंगुलर नोड के ग्राफ को देख लीजिए, एंगुलर और रेडियल नोड के ग्राफ को देख करके जाना है, ग्राफ को देखना है, बाकी डिटेल नहीं देखनी। ना मिले तो बताना, 100% क्वेश्चन आना निश्चित है। तो मैं एक एक टॉपिक से जुड़ी हुई पूरी बातें आपको समझा रहा हूँ, इसलिए विशेष तौर से इस वीडियो को महत्व दीजिए, नहीं तो नुकसान उठाएंगे आप। ठीक है ना, तो नुकसान आपका होगा तो मान के चलूंगा कि नुकसान मेरा होगा, इसलिए आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो, मैं ये मानता हूँ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से अगर मैं बात करता हूँ तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग से हो जाता है, तो यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से जुड़ी पहले बातें करूंगा, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल से भी जुड़ी हुई बातें करूंगा। तो चलते रहिए, इस हमारी वीडियो को साथ दीजिए, और जरूर जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कल मैं आपको इससे बेटर चीजें दे पाऊँ जो मैं सोचे बैठा हूँ कि आपको दूंगा। अगर आपने मुझे इस वीडियो पर कमेंट किया तो 100% श्योर है कि आपको और भी क्वेश्चंस मिल पाएंगे।
देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आपको हाइब्रिडाइजेशन से निश्चित मिलना है, मतलब ये टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। अगर ये टॉपिक छोड़कर गए तो पछताना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड यानी कि मैं आपसे कहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को बिल्कुल फिनिश करके जाइएगा। इस पर बेस हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका और इसमें शेप पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट को जरूर पढ़ के जाना है। डाइपोल मोमेंट को फोकस करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं छोड़ना, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ये बात मेरी आप बिल्कुल गांठ में बांध लीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं तो फजान रूल का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट भी आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। फजान्स रूल में जो अरेंजमेंट रहता है, अरेंजमेंट समझते हैं आप? अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जिनको उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करना होता है तो उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अरेंज करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इतनी चीजें इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। बॉन्ड ऑर्डर पर विशेष ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर पर विशेष ध्यान देना। पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात भी आपको बता दूं कि रेजोनेंस से जुड़ी हुई चीजें जरूर पूछी जाएंगी, रेजोनेंस से जुड़ी हुई चीजें जरूर पूछी जाएंगी। तो इतना जरूर पढ़ करके जाइएगा। बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपको समझा रहा हूँ और इस मटेरियल से आपको बेनिफिट 100% मिलने वाला। इसी के बाद अगर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर बहुत फोकस करना है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीजें आपको फोकस करके चले जाने हैं उस चीज पर भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। तो ये नुकसान आपका ना होने पाए इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको केवल 3 टॉपिक ध्यान से पढ़ लेने। एक तो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के एक्सेप्शन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जितने भी एक्सेप्शन हैं वो जरूर पढ़ लेना है, इन पर बिल्कुल ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर फोकस कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर फोकस कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पर आपको फोकस करके जाना है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पर फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर आप फोकस करके जाएंगे तो फिर मान के चलिए कि आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप पूरी नोट्स मतलब इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें आपको बहुत क्लिक करती रहें, आपको एग्जामिनेशन में मदद करती रहें। इसी के बाद हम लोग गैसियस स्टेट पर आ जाते हैं। गैसियस स्टेट पर अगर हम लोग चले जाते हैं तो गैसियस स्टेट में किन चीज़ों पर आपको फोकस करके चले जाना है। तो गैसियस स्टेट पर अगर आप चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए अभी से। और क्वेश्चन निश्चित है, तय है। नंबर 1 वेंडर वॉल की इक्वेशन आपको छोड़नी नहीं है। यानी कि वेंडर वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर वेंडर वॉल इक्वेशन आपको नहीं छोड़नी है। वेंडर वॉल इक्वेशन जिसको रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको नहीं छोड़ करके जाना है। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को जरूर पढ़ लेना है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जरूर पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ आप जो है वो एवरेज वेलोसिटी को भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को भी आप पढ़ करके जाइएगा। इन पर इनका रिलेशन भी आ सकता है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, वो चीज़ भी आप ध्यान से पढ़ करके जाना। वेंडर वॉल को तो बिल्कुल 100% मान के चलिए ये आना ही आना। और एक टर्म ल्यूकीफेक्शन जरूर पढ़ना है ना, एक टर्म आपको ल्यूकीफेक्शन जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, ल्यूकीफेक्शन आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, छोड़ना नहीं है इस पर। ये इसमें आपको क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर को याद रखना है, क्रिटिकल प्रेशर को याद करना है, क्रिटिकल वॉल्यूम को याद करना है। केवल इतनी चीज़ों पर आप विशेष तौर से ध्यान दे करके जाएंगे। और अगर ये चीज़ें पढ़ करके जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के बाद एक टॉपिक आ जाता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो थर्मोडायनामिक्स क्या क्या देगा आपको एग्जाम में, थर्मोडायनामिक्स एग्जामिनेशन में क्या क्या देगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स में एक तो एंट्रोपी से जुड़ी हुई क्वेश्चन आना ही आना है, नोट कर लीजिए इसको। एंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी ऑब्लिक डिसऑर्डरनेस, यहाँ से क्वेश्चन 100%। डिसऑर्डरनेस से तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल कोई छोड़ नहीं सकता इस चीज को। और उसके बाद आ जाइए गिब्स फ्री एनर्जी पर चले आइए। गिब्स
फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन आना है, गिब्स फ्री एनर्जी पर भी क्वेश्चन आना है, नोट करिए इसे, अभी के अभी नोट करिए। हेस लॉ पर भी क्वेश्चन की संभावना बनती है। हेस लॉ जो मैं बता रहा हूँ इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पुरानी रिसर्च ये बता रही कि कौन से टॉपिक से कौन से ज्यादा क्वेश्चन आए, इस पर भी मैंने वीडियो डाली थी। तो एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस, गिब्स फ्री एनर्जी, हेस लॉ, और साथ में ही डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल जरूर तैयार करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। सी पी सी बी का रिलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। इतनी चीजें अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि यहाँ से भी आपको 100% मिलना निश्चित हो जाएंगे टॉपिक। तो यानी ये टॉपिक अगर आप ध्यान से नोट कर रहे हो तो बहुत ही सुंदर रहेगा आपके लिए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम ये चैप्टर ऐसा है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को कवरेज कर लेता है, यानी इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आ जाते हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पर। तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से और ज्यादा क्वेश्चन कवरेज ये चैप्टर माने जाते हैं। दोनों थर्मोडायनेमिक्स भी माना जाता है और ये भी क्वेश्चन कवरेज बहुत करता है ये। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहला एक तो आपको केसी और केपी में रिलेशन, केसी और केपी दोनों के कांस्टेंट की वैल्यूज, और उसके बाद K1 और K2 यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉरवर्ड, जिससे आपको याद रहे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन आपका फाइनल है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन पर क्वेश्चन इस पर जरूर आ जाता है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल को जरूर देख लीजिएगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनेगी। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ यहीं पर पीएच वैल्यू से जुड़ी हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन को भी बिना भूले मत जाइए। हैंडरसन्स हैसल वॉक इक्वेशन को जरूर पढ़ लीजिए। हैसल वॉक इक्वेशन को जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और पढ़ लेना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर आप चले जाते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है यानी KH की वैल्यू है ना, KW के साथ में इसका रिलेशन, इस इतना पढ़ना है, ज्यादा इन चीजों पर आपको नहीं जाना। गहराई बहुत जो मैं बता रहा हूँ उतने पर रहोगे तो बेनिफिट रहेगा, इधर उधर भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप आपको ध्यान दे रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाएंगे इस पर भी आपको नजर जरूर बनाए रखना है। तो देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें केवल 5 या 4 टॉपिक हैं जो बहुत फोकस करते हैं। एक तो नर्स्ट इक्वेशन जरूर आती है, तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन की बात कर लो, नर्स्ट इक्वेशन पर फोकस कर लेना। रेडॉक्स पोटेंशियल पर फोकस कर लेना, रेडॉक्स पोटेंशियल, और रेडॉक्स पोटेंशियल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ज्यादा ध्यान दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस पर भी विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है, किसकी वैल्यू कितनी होती है, इन पर भी आप फोकस कर लीजिए। साथ में SHEC को जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो कौन सा होता है, उसकी मोलैरिटी कितनी होती है। 1 मोलर का सॉल्यूशन HCl होता है, बता भी देता हूं आपको, इसको ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अगर चले आइए आप तो हाइड्रोजन और S ब्लॉक की मैं बात कर लेता हूँ। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक की बात। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़े हुए टॉपिक से बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और S ब्लॉक दोनों कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक। इसमें कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ करके आपको जाना है, जिन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, और यही टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेंगे। चलिए, अब हाइड्रोजन S ब्लॉक में देखें, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कलेक्शन लेकर के आएगा। एक तो इसमें हमें हाइड्रोजन के आर्थो और पैरा हाइड्रोजन पर फोकस करना है। आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन पर फोकस करिएगा।
इस पर ध्यान दीजिएगा। आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, इन पर फोकस कर लेना। दूसरी चीज आप पर H2O2, H2O2 एक ब्लीचिंग एजेंट भी है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर भी, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी दिया गया है ना, और आपने नोटिस किया होगा बेंट स्ट्रक्चर भी दिया। दोनों चीजें आप ध्यान दीजिए, इसके स्ट्रक्चर को जरूर फोकस करके जाइएगा। साथ ही साथ इस ब्लॉक में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जितनी भी हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्राइड की करूंगा, चाहे हाइड्राइड कोई भी हो, चाहे एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के हो या फिर सेकंड ग्रुप के हो, तो हाइड्राइड की बात करिएगा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों के हो जाने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ इनमें कौन सा बेसिक नेचर की बात भी बहुत पूछी जाती है, तो बेसिक नेचर पर भी फोकस आप करके रहिएगा। बेसिक नेचर भी दोनों ही फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में, खासकर इनके जो सल्फेट हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो कार्बोनेट, एक आपको सल्फेट, कार्बोनेट पे चले आइए, सल्फेट पे चले आइए, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, इसको भी पढ़कर जाना है। सॉल्युबिलिटी पर फोकस कर लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी और थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी, इन दोनों पर गौर फरमाइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। ये चीज है, अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं टियर 3 में, तो फिर मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिलना बिल्कुल 100% निश्चित हो जाएगा। अब चले आइए, इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक में भी बहुत ही क्वेश्चन कवरेज रहता है। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक माना जाता है, और पी ब्लॉक में क्या क्या चीजें आपको जिम्मेदारी के साथ में पढ़नी। नंबर 1, एक तो इनऑर्गेनिक बेंजीन, यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज आपको इंडिकेशन देता चल रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको सबसे पहला काम जो है वो आपको B2H6, इसका स्ट्रक्चर, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर पर फोकस कर लेना है। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर पर फोकस कर लेना है, और डाइबोरेन के साथ में इसकी इनऑर्गेनिक बेंजीन वाली रिएक्शन पर भी आपको इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, संभावना पूरी है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP और जिप्सम, इन दोनों को भी आपको याद रखना है। जिप्सम पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, इनकी रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, तो जिप्सम को भी बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन हालांकि ये POP और जिप्सम दोनों जो है वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये S ब्लॉक में है, मुझे उठा करके इसे वहीं प्लेस करना चाहिए। चलिए मैं इनऑर्गेनिक लिख देता हूँ यहाँ पर, बढ़ा देता हूँ जिप्सम और POP, क्योंकि मुझे याद आ गया, जिस समय मौके पे याद आया उसी समय जिप्सम हो गया और POP, इन दोनों को ध्यान दिया। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका फार्मूला पूछा जा सकता है। इसमें चले आइए, इसमें आपका एक फुलरीन है ना, बकमिस्टर फुलरीन पर ध्यान दीजिएगा, और फुलरीन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना पूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। फ्लोरीन के बाद में ही एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि कौन सॉलिड है कौन गैस है, इस पर भी क्वेश्चन की संभावना पूरी बन रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा, अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड, यानी कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड पर ध्यान देना है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड का एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाइड्राइड पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के हाइड्राइड का एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के हाइड्राइड पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन के हाइड्राइड, और साथ ही साथ जो है वो नाइट्रोजन के हाइड्राइड पर ध्यान दे लीजिएगा। इसी के चलते अगर आप हैलोजन के हाइड्राइड में क्लोरीन फ्लोरीन यानी कि हैलोजन के हाइड्राइड में चलते हैं, तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड का मतलब नाइट्रोजन फैमिली के, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन फैमिली के, और यहाँ पर हैलोजन फैमिली की अगर मैं बात करता हूँ तो हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। हाइड्राइड्स पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसी के बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर में हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो मेन स्ट्रक्चर है, एक तो H3PO3 का स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा, HClO4 का स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इसके बाद SF4 का स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसी तरीके से SF6 का स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा,
XeO3 का स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा, XeO2F2 का स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। ये सभी स्ट्रक्चर हमें बहुत विशेष तौर से ध्यान देने हैं। तो यहाँ पर XeO2 और F2 मैं नोट कर देता हूँ, तो XeO2F2 के स्ट्रक्चर भी फोकस करके जाना है। और इनमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बताई गई, चाहे वो मैन्युफैक्चर H2SO4 का हो, H2SO4 का मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो आपका यानी क्लोरीन गैस का मैन्युफैक्चर हो, चाहे ओजोन गैस का मैन्युफैक्चर हो, चाहे अमोनिया का मैन्युफैक्चर हो, चाहे HNO3, इनकी रिएक्शन से ज़्यादा इनकी कंडीशंस पर बहुत विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कंडीशंस छोड़नी नहीं कि टेम्परेचर क्या है, इन पे कैटलिस्ट कौन सा अप्लाई हुआ है, ये चीज़ें पी ब्लॉक में आपको विशेष तौर से ध्यान देनी है। एक्सेप्शंस, जो रिएक्शन के एक्सेप्शंस हैं उनको जरूर फोकस कर लेना है आपको। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आए हैं इनको ध्यान दे करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट 3 के लिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 11 पर, डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो डी और एफ ब्लॉक में बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपको छोड़ना नहीं है। नंबर 1, सबसे पहले तो कलर फॉर्मेशन पर क्वेश्चन बनना है। कलर फॉर्मेशन, और कलर फॉर्मेशन में डी टू डी ट्रांजिशन की मैं बात कर लेता हूँ। डी टू डी ट्रांजिशन, डी टू डी ट्रांजिशन पर आ जाता है। अब यहाँ पर कलर फॉर्मेशन की अगर बात चल रही तो डी टू डी ट्रांजिशन की बात मैं कर लेता हूँ। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि एलॉय फॉर्मेशन का। एलॉय फॉर्मेशन, कौन सा एलॉय बनेगा, और एलॉय में भी नाम बताता हूँ। जो मिक्स्ड मेटल वाला एलॉय है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मिक्स्ड मेटल, मिक्स्ड मेटल का एलॉय पढ़ के जाना चाहिए आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देख लेना, अनपेयर्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बात कर लेता हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही मैग्नेटिक बिहेवियर की कैलकुलेशन हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका। और इसी के साथ हम लोग और एक चीज और बहुत नोटिस कर लेते हैं, एक चीज और बहुत नोटिस कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। चलिए बताता हूँ आपको क्या है। वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ मैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो फोकस करना है, एक तो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर किसका पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। LaOH का होल थ्राइस का पढ़ना है, LuOH के होल थ्राइस का पढ़ना है, LuOH का होल थ्राइस पर पढ़ना है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कौन सा मेथड सेपरेशन में यूज होता है, नेम ऑफ द मेथड, नेम of process, name of process to separate, name of process to separate them, उसको सेपरेट कैसे करते हैं इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए बाकी लोग तो अपना वीडियोस दे ही रहे हैं, लेकिन हमने आपको जो वीडियो ये दे रहा हूँ ये बहुत ही वाकई में इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए बनाई गई है वीडियो, इसीलिए इसका एक एक पॉइंट आपकी लाइफ को बदलने में जिम्मेदार बनेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ में डीएफ और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में मोर कौन होता है, ये बात भी आप पढ़ करके जाइएगा। और जो सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, सीरियम की, लेंथनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, गैडोलिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ल्यूटीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और टर्बियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, समैरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी आपको मेरे हिसाब से फोकस करके चले जाना है, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कशन किए हैं। इसके बाद 12 पॉइंट पर चले आइए। 12 पॉइंट में अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले जीओसी की बात करेंगे, फिर आपको हाइड्रोकार्बन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल डिट्टो है, नोट कर लीजिए अभी के अभी, और बताइएगा कि सर क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, जरूर बताइएगा। पेपर के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। जीओसी पर अगर मैं ध्यान देता हूँ तो 100% कार्बोनियम और कार्बोकैटायन पर क्वेश्चन आना है। कार्बोनियम आयन पर, कार्बोनियम या फिर कार्ब एनायन, इन पर क्वेश्चन निश्चित है। कार्ब एनायन पर क्वेश्चन निश्चित है, ठीक है। कार्ब
एनायन पर क्वेश्चन निश्चित है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पर क्वेश्चन निश्चित है। हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी 100% क्वेश्चन तय है, नोट करते चले जाइए। और इसके बाद SN1 रिएक्शन एंड SN2 में अरेंजिंग ऑर्डर भी बिल्कुल रखा हुआ है, मान के चलिए अरेंजिंग ऑर्डर भी आ सकता है, अरेंजिंग ऑर्डर पर भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ कंडीशन पे चले आइए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी और बहुत ज़्यादा जो है फोकस करेगी एग्जामिनेशन पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ SN1 SN2 रिएक्शन का ऑर्डर तो आपको ध्यान ही देना है। उसके बाद जो आप काम करना है वो बिल्कुल फ्री रेडिकल पर फोकस कर लेना। फ्री रेडिकल पर फोकस करना है, इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा, नोट करते चले जाइए। ये एक क्वेश्चन दावे के साथ मिलेगा आपको। और यहाँ पर मैकेनिज्म अगर मैं बात करता हूँ तो मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन की पढ़िएगा, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसकी मैकेनिज्म आपको जरूर पढ़ के चली जाने हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर आइसोमेरिज्म और IUPAC को भी आप फोकस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं IUPAC की बात कर लेता हूँ और IUPAC कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स IUPAC के जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं नॉर्मल वही आपको पढ़ने जाने। और आइसोमेरिज्म में आप केवल हमारी वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा और उसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर ज़्यादा फोकस करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, ऑप्टिकल इन दोनों पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग बढ़ लेते हैं, आगे क्या टॉपिक है। इसके बाद 13 पॉइंट पर हम लोग चले आते हैं। 13 पॉइंट पर हम लोगों को हाइड्रोकार्बन्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। और हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवरेज लेकर के भी जाता है। और ये मान के चलिए कि हाइड्रोकार्बन लगभग 4 क्वेश्चन रखना चाहिए इसको, 4 क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं कितने क्वेश्चन ये यूज करता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आएंगे, कम ना आएंगे। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर एल्केन के कन्फर्मेशन नोट कर लो अभी के अभी। एल्केन में कन्फर्मेशन जरूर आएगा, कन्फर्मेशन पढ़ करके चले जाना, नहीं तो नुकसान यहाँ पर भी होगा। ये टॉपिक अगर आपने नहीं देखे तो फिर बहुत दिक्कत की वाली बात है। एल्केन्स में मेनली कन्फर्मेशन को पढ़ करके जाइएगा। दूसरी बात है एल्काइन में, सॉरी पहले एल्कीन की बात कर लेता हूँ। एल्कीन में एक तो आप मार्कोनी के एप्लीकेशंस पढ़ लेना। मार्कोनी कॉफ रूल के जो है वो एप्लीकेशन, मार्कोनी कॉफ रूल अगर आप कहीं पर देखते हैं तो उसके एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन पर ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद चले आओ थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड पॉइंट में आपको ये बात याद रखनी है कि एल्कीन की ओजोनोलिसिस जरूर पढ़ लीजिएगा। एल्कीन की ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनोलिसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो ओजोनोलिसिस में बहुत सारे वेरिएशंस के साथ जरूर पढ़ना है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर चले आइए एल्काइन, और एल्काइन में भी आपको इसी ओजोनोलिसिस पढ़नी है। और एक HgSO4 वाली रिएक्शन जो है H2SO4 के साथ में जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं उस रिएक्शन को भी आप पढ़ के जाइएगा। और दोनों के पॉलीमेराइजेशन पर आपको फोकस कर लेना, पॉलीमेराइजेशन पर फोकस करना, इतना करिएगा। और डिस्टिंग्विश में एक Br2 और KMnO4 वाली रिएक्शन, इतना आपको कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं। KMnO4 वाली रिएक्शन पढ़ लेना और साथ में एक Br2 ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन पढ़ करके जाना है। ये चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो केवल इंपॉर्टेंट, बाकी चैप्टर तो आप जान ही रहे हैं कि कितना टिपिकल और लेंदी चैप्टर है, ये तो आप खूब समझदार हैं, यहाँ बताने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की बात कह दी, तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन नोट कर लीजिए। और यहीं से आगे आप अब चले आइए नेक्स्ट 14 पॉइंट पर। 14 पॉइंट पर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 14 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केवल 2 क्वेश्चन का कवरेज लाएगा ये, ज़्यादा नहीं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात होती है तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको नोट करना पड़ेगा कि एक तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ लेनी है, पॉल्यूटेंट्स की जानकारी थोड़ी रख लीजिएगा, पॉल्यूटेंट्स की जानकारी रख लीजिएगा। और पॉल्यूटेंट्स के साथ साथ में ओजोन लेयर का इफेक्ट, ओजोन लेयर का इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, इतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही जुड़ी, तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोनिफिकेशन और क्लिनसिंग एक्शन भी पढ़ लेना, लेकिन उसको हम आपको कोलाइडल सोल्यूशन में बताएंगे।
15 पॉइंट पर आ जाइए। एक एक टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। आपके लिए 100% बेनिफिशियल वीडियो ये वाली बनने वाली है। और इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं सॉलिड स्टेट पर। सॉलिड स्टेट में अगर आपने ब्रेग्स इक्वेशन नहीं पढ़ी तो मान के चलिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं। आप ब्रेग्स इक्वेशन को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, फार्मूला सहित बिल्कुल आना निश्चित है। इसी के साथ साथ ब्रेग इक्वेशन के साथ साथ में आपको डिफेक्ट जरूर पढ़ लेना। डिफेक्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, और इन दो से ही क्वेश्चन आने की संभावना सॉलिड स्टेट से मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद चले आइए, सॉलिड स्टेट के बाद में आप सॉल्यूशन पर चले आइए। सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन आपसे ये कहेगा कि भाई हमारे में केवल वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ के चले जाना। वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ लेना। फैक्टर से क्वेश्चन निश्चित है, बिल्कुल 100% क्वेश्चन निश्चित है, बचे न बचने वाला बिल्कुल नहीं बचेगा। वेंट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन नहीं बचेगा, मिलना तय निश्चित है। ठीक है, इसके बाद भी आपको ख्याल रखना है बाकी टॉपिक, लेकिन ये दो टॉपिक बहुत, मोलैरिटी और ये सब नॉर्मल बातें हैं, पढ़ेंगे लेकिन इन चीजों पर भी विशेष ध्यान देना है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर पर 17 पे आइए। टू द पॉइंट, चुनिंदा टॉपिक है, बिल्कुल छोड़ के गए ये चुनिंदा टॉपिक तो पछताना निश्चित हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स पर। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेता हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ मत पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ ना, इतना पढ़ के चले गए भाई सब धुआं कर दोगे, पेपर फट जाएगा, बिल्कुल 100% श्योर, 100% श्योर, 100% श्योर। चलिए इसी के बाद चले आ रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पे एक लाइट न्यूमेरिकल, ठीक है, जैसे आपको पता ही फर्स्ट ऑर्डर की k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इस पर क्वेश्चन कर लेना। हाफ लाइफ जरूर देख लीजिएगा, हाफ लाइफ और मीन लाइफ, हाफ लाइफ और मीन लाइफ से क्वेश्चन बन सकता है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा 100%। बाकी के की यूनिट भी ध्यान देना, के की यूनिट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए के की यूनिट और एग्जाम्पल बस। और लास्ट पॉइंट एक मेन पढ़ लेना है, आर्हीनियस की इक्वेशन। आर्हीनियस की इक्वेशन k इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस पर जरूर क्वेश्चन आना निश्चित हो जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वरदान साबित होगा आपके लिए। तो अगर इसके बाद भी अगर आप बिहार वालों आप इधर उधर भटकते रहे तो फिर आपके लिए लानत हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जो है वो पास होना। इसलिए यही इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मेटलर्जी में केवल और पढ़ लेना, कुछ मत पढ़ना। मेटलर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेटलर्जी में केवल और इनके फार्मूला और पढ़ लेना, और इनके फार्मूला पढ़ लेना। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस में एक केवल एक नाम मैं बोल रहा हूँ, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस को आप पढ़ करके चले जाइएगा, और बेयर्स प्रोसेस के बाद में ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, ऑटो रिडक्शन पढ़ना है आपको 100% ऑटो रिडक्शन। यहीं पर एक मैटी जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटी। अगर इतना पढ़ोगे ना तो आपको मेटलर्जी में बहुत मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं। इसके बाद चले आइए 19th पॉइंट पर, और 19th टॉपिक क्या कह रहा है। बहुत लंबी वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आपको इस बात पर फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद आइए सरफेस में। सरफेस में जो मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप। सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में अगर चल देते हैं तो एक तो आप केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में किसका एनर्जी, डेल्टा जी का इफेक्ट, यानी डेल्टा जी का इफेक्ट पढ़ लेना, डेल्टा जी का इफेक्ट पढ़ लेना। किस में पढ़ लेना, डेल्टा जी का इफेक्ट पढ़ लेना है आपको कीमीज ऑप्शन में और फिजिक्स ऑप्शन में। तो यहाँ कीमीज ऑप्शन हो गया, कीमीज ऑप्शन, और साथ ही साथ में फिजिक्स ऑप्शन पर, फिजिक्स ऑप्शन पर हो जाता है। तो ये दोनों पर इफेक्ट पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ साथ आपको एक लैंगमूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर, ठीक है, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ के जाना है। ठीक, इस पर फोकस कर लेना है, ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे इसमें। इसी के साथ आपको टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन, टिंडाल इफेक्ट, टिंडाल और ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है।
और एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसको मैं अंडरलाइन भी किए दे रहा हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पर नोट डाउन करिए। यहीं पर जीटा पोटेंशियल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चले आते हैं 20 पॉइंट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट 20वां जो आ सकता है, कैटालिसिस। अगर कैटालिसिस की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे कैटालिसिस में एंजाइम कैटालिस्ट और मेन यानी कि जो मैन्युफैक्चर है, उन मैन्युफैक्चर में जो कैटालिस्ट यूज हुए, मैन्युफैक्चर में जो कैटालिस्ट यूज हुए उन कैटालिस्ट के नाम याद रखिएगा। कैटालिस्ट के नाम याद रखना, मैन्युफैक्चर वाले में ध्यान देना। इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चर के कैटालिस्ट के साथ साथ में एक एंजाइम कैटालिस्ट का, एंजाइम कैटालिस्ट पर टेम्परेचर का इफेक्ट। एंजाइम कैटालिस्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर टेम्परेचर और पीएच वैल्यू, टेम्परेचर और पीएच वैल्यू, इन दोनों को जरा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, इसके बाद चले आते हैं हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन हेलो एल्केन, एक पहले कोऑर्डिनेशन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देता हूँ। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर नोट आप कर पा रहे होंगे तो मैं आपको बिल्कुल डिट्टो बता सकता हूँ कि क्या आने की संभावना बढ़ेगी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म भी आपकी ज्योमेट्रिकल, आइसोमेरिज्म में भी आपको ज्योमेट्रिकल भी फोकस करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ज्योमेट्रिकल ही फोकस करिएगा, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत फंस जाइएगा। इसी के बाद कोऑर्डिनेशन में एक हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी आ सकती है। इस बार हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पर भी आप फोकस कर लीजिएगा, इनको भी देख लेना, अगर नहीं देखिए तो देख करके चले जाइएगा। इसी के बाद आपको कोऑर्डिनेशन में जब आप जाओगे तो कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो कोई हो, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल के एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। उसी के बाद आपको जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग है ना, स्प्लिटिंग है, और स्प्लिटिंग में मेनली ऑक्टाहेड्रल है ना, ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग मेनली ऑक्टाहेड्रल की ध्यान दे करके जाइएगा। लिगेंड वीक है, फील्ड है, इसके हिसाब से लिगेंड्स में चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग और एम्बिडेंट। चिलेटिंग तो मेन फोकस, इसकी स्टेबिलिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इतना आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ के जाना। और यहीं पर एक कलर का फॉर्मेशन, वो जो मैंने डी ब्लॉक में बताया वहीं है, पर यहाँ पर बताऊंगा कलर फॉर्मेशन जरूर पढ़ लेना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। उसके बाद 22वें टॉपिक पर आ जाइए। 22वें में हेलो एल्किन, हेलो एल्किन पर चले आना, हेलो एल्किन्स, हेलो एरीन्स पे आना। हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात मैं करता हूँ, हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन में अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ ध्यान दो कि आपको केवल और केवल यहाँ जो फोकस करना है वो रिएक्शंस पर, यानी कि मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पर चले जाना है। और मैकेनिज्म के साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शन से भी जुड़ सकता है, नेम रिएक्शन से जुड़ सकता है। केवल दो चीजें हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ परेशान नहीं होइएगा। 23rd पॉइंट पर आ जाओ, यानी कि एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें जितना बताऊं उतना पढ़ना। एल्कोहल फिनॉल ईथर में चले जाना। इन तीनों टॉपिक के अंदर सबसे पहला काम करना है आपको एसिडिक करेक्टर पर। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन पढ़ना है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस पढ़ना, डिहाइड्रेशन पढ़ लेना। उसके बाद आपको एसिडिक करेक्टर एल्कोहल फिनॉल का देना। तो एसिडिक करेक्टर के डिफरेंट एग्जांपल्स जरूर देख करके जाइएगा एसिडिक करेक्टर के साथ साथ में। फिनॉल की नेम रिएक्शन, फिनॉल की जितनी भी नेम रिएक्शन है उन पर एक नज़र जरूर डालिएगा। नेम रिएक्शन जहाँ पर एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है वो भी एस्पिरिन का फॉर्मेशन, और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन, इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। फिनॉल के साथ साथ ही आप चले आइए इसी के साथ में ईथर में। जब आप चलेंगे, जब ईथर में चलेंगे तो ईथर के अंदर आपको एक तो विलियमसन सिंथेसिस पढ़नी है, विलियम
सन्स सिंथेसिस, विलियम सन्स सिंथेसिस को पढ़ लेना है। और साथ ही साथ वो रिएक्शन जहाँ पर जो बेंजीन वाला ये कंडीशन वाली रिएक्शन जो मैं आपको बताने, HI की रिएक्शन, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये R जुड़ा है, अगर इसकी HI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस टाइप की रिएक्शन। ROR में अगर मैं HI डालता हूँ और HI कोल्ड और डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, और HI अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो क्या बनेगा, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ चले आइए 24th पॉइंट पर, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड्स हो गए, आपका कीटोन हो गया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिडिक। लेंदी टॉपिक है और नेम रिएक्शंस का कवरेज ये खूब करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पर चले जाइएगा और उसके डेरिवेटिव। तो इन पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में से अमोनिया की रिएक्शन, एक तो रिएक्शन जो है वो एक अमोनिया के साथ में पढ़ लीजिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन पर ध्यान देना है, एल्डोल कंडेंसेशन पर ध्यान देना है। कैनिजारोज रिएक्शन पर फोकस करना है, किस पर फोकस करना है, कैनिजारो पर। तो यहाँ पर कैनिजारो में अल्फा का हाइड्रोजन का अपना एक रोल होता है, कैनिजारोज रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। और कैनिजारो के बाद आपको एक रिएक्शन और पढ़ के जानी है, जिस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन भी पढ़ लेना है, गटरमैन कोच रिएक्शन जरूर पढ़ करके जाइएगा। और गटरमैन कोच के साथ साथ एक काम और कर लेना यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, यूरोट्रोपिन से जुड़ी हुई क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किए जा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में HVZ रिएक्शन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर पर 100% क्वेश्चन निश्चित हो जाएगा, तो आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, करके आना है, पूरा करके आना है। उसके बाद 25वें पॉइंट पर आ जाइए। एमीन्स की अगर मैं बात करता हूँ, जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ इन पर फोकस कर लीजिएगा, बाकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन चलते चलते इनको जरूर पढ़िएगा, नहीं तो नुकसान आप उठा जाएंगे। एमीन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक हॉफमैन्स, एक तो गैब्रियल रिएक्शन पढ़ना, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन जरूर पढ़ना, गैब्रियल थैलीमाइड के साथ साथ ही आपको दूसरी हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, ये दोनों रिएक्शन हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन पर फोकस करना है। इसी के साथ में इसके इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लेना, इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो इंटरमीडिएट पर। और एक हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट को ध्यान रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और एक काम और जरूर करना कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन का जो रिएक्शन होता है, एनिलीन का रिएक्शन केवल 2 रिएक्शन पढ़ लेना, एक तो एमीन की रिएक्शन आप Br2 से पढ़ लेना, एक एमीन की रिएक्शन जो है वो आप HNO3 से पढ़ लीजिएगा, HNO3। इन 2 से रिएक्शन इसकी पढ़ करके चले जाइएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ आगे, और आगे पॉइंट नंबर 26 पर जाता हूँ। तो पॉइंट नंबर 26 में पॉलीमर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पॉलीमर्स, तो यहाँ पर पॉलीमर्स में जो है वो क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, नोट करो अभी के अभी। पॉलीमर्स के अंदर आपको केवल 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, बस वही पढ़ के जाना है। एक तो आपको नेचुरल रबर पढ़ लेना है, नंबर 1 नेचुरल रबर को पढ़ना है, नेचुरल रबर आप पढ़ लीजिएगा, नेचुरल रबर पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद ब्यूना एस को पढ़ लेना है, ब्यूना एस, और एक ही बेकेलाइट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान दीजिएगा, इस पर लाइट वेट नहीं लीजिएगा। नाइलॉन 6,6 को पढ़ना है, और एक आपको जो पढ़ना है वो डेक्रॉन। बस इतने पढ़ करके एग्जाम्पल आप पॉलीमर्स में जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और करिएगा, कैटलिस्ट जिन जिन पॉलीमर्स में यूज है उनके कैटलिस्ट के नाम जरूर पढ़ लेना, कौन सा कहाँ यूज हुआ है, इस काम कर लीजिएगा। उसके बाद 27वें पॉइंट पे आइए, यहाँ पर ड्रग्स पढ़िएगा, ड्रग्स और ड्रग्स मेडिसिन है ना, और यानी कि कहूँ तो आपको फैट्स में और सोप में, इनके टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। ड्रग्स, फैट्स एंड सोप क्या है इनमें, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ड्रग्स, सोप, फैट्स में सबसे पहले तो आप एक काम ये कर लेना, एक तो जो मेन टॉपिक है ड्रग्स का वो ये हो सकता है कि कीमोथेरेपी पर क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कीमोथेरेपी पर क्वेश्चन पूछा जाए तो कीमोथेरेपी पर ध्यान दीजिएगा, कीमोथेरेपी पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो है वो कीमोथेरेपी के बाद आपको एंटी एंटी पायरेटिक
एंटीपायरेटिक के साथ साथ एंटीसेप्टिक ड्रग्स भी पूछी जा सकती हैं। इस पर ध्यान देना है, बिल्कुल भूलना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, ये जरूर पढ़ना है। एंटीसेप्टिक्स तो जरूर पढ़ना है, और एंटीसेप्टिक के बाद में आपको फैट्स में ग्लिसराइड्स जरूर पढ़ लेना है। ग्लिसराइड्स क्या होते हैं ये जरूर पढ़िएगा, और साथ ही साथ सोप में आपको सपोनिफिकेशन पढ़ लेना। सपोनिफिकेशन का प्रोसेस, और सपोनिफिकेशन के प्रोसेस में आपको यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देनी है कि जो प्रोसेस यानी कैसे ये जो क्लस्टर बनता है उसको कैसे, तो यहाँ पर क्लस्टर का जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जरूर पढ़िएगा। मिसल जिसे आप बोलते हैं ना, मिसल के नाम से जो जानी जाती है, उसे आप पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसी में कुछ ऐसे कंपाउंड, दूसरे टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे टॉपिक की, ये सेकंड टॉपिक हो गया। एक टॉपिक जो हमारे मतलब जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनके नाम, प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव में खासकर आप लोग एक तो एस्पार्टेम का नाम याद रखिएगा, एस्पार्टेम का नाम याद रखिएगा। उसके बाद आप एस्पार्टेम के साथ में सैकरीन का फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा कि सैकरीन का फार्मूला क्या होता है और कहाँ यूज की जाती है। और 28वें टॉपिक पर जब आप चलेंगे तो 28वें टॉपिक में आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट में बिल्कुल 100% श्योर है कि ये चीजें आपको मिलेगी। नंबर वन आपको मिल सकता है म्यूटा रोटेशन पर क्वेश्चन, म्यूटा रोटेशन पर क्वेश्चन मिल सकता है। माल्टोज के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन मिल सकता है, माल्टोज के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन मिल सकता है। थर्ड पॉइंट पर चले आइए, यहीं पर आपको एमाइलोपेक्टिन पर क्वेश्चन मिल सकता है, एमाइलोपेक्टिन पर क्वेश्चन मिल सकता है। और फोर्थ पॉइंट में अगर मैं आपसे कहता हूं तो इसको जरूर पढ़ना, आरएनए और डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, डीएनए में जो बेस नाइट्रोजनस बेस है इन पर भी क्वेश्चन मिल सकता है, नाइट्रोजनस बेस पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो इतने टॉपिक्स आप पढ़ के जाइए। बहुत मैंने आपको हर चैप्टर में से जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो बताया, बाकी तो चैप्टर आप जान ही रहे हैं फुल होता ही है। तो इन चैप्टर्स को आप अगर रिवाइज करके जाएंगे तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में चूक आपसे नहीं होने वाली है। तो वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए कि वो लोग भी ये पढ़ करके चले जाएं, जिससे कि उनको भी एग्जामिनेशन में मदद मिल जाए। हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।